अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठाक है। मैं हूं शबीस्कीन एक नई वीडियो के साथ आप ही खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि हमने वीक के अंदर एक टॉपिक लेके आया करना है आप सब दोस्तों के लिए। तो अभी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करने वाले हैं डेड इन सेल के हवाले से। ठीक है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है, लोगों की तरफ अंडे ज़ाया होते हैं, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं अंडों के अंदर। तो भट्ट साहब आज थोड़ा सा हमारे आप सब दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करते हैं कि हम सब दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह है। का शुक्र शिव भाई। अच्छा बट साहब थोड़ा सा हम सब दोस्तों के साथ शेयर कर लें, हम आपसे थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए आए हैं कि डेड इन सेल का प्रॉब्लम क्यों आता है, हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी ब्रीड सर्वाइव करवा सकते हैं। तो डेड एंड सेल ब्लैक आइज और रेड आइज का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। ब्लैक आइज में जो डेड एंड सेल है ना, उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान है। ठीक है। तो उसका एम्ब्रियो जो है ना थोड़ा सा तगड़ा होता है, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर डेड सेल की जो मकदार है ना, वो बाकी रेड आइज की बनस्बत कम है। सही है। तो वजह कोई भी होती है, जो भी वजह होती है उसके पीछे एक रीज़न चल रहा होता है, जो हम लोग डब्बे या बॉक्स लगा के नेस्टिंग वगैरह डालते हैं। सबसे पहले जो इनकी मेडिकेशन है ना, जी। सबसे पहले हमने उसकी तरफ ध्यान देना है। इसकी मेडिकेशन हमने क्या की है, एम्ब्रियो के ऊपर हमने काम नहीं किया, तो डेड एंड सेल की सबसे पहली वजह जो है ना, उसका एम्ब्रियो बनेगा। सही है। तो मेल को आपने परफेक्ट करना है, फीमेल को तो आप कैल्शियम दिया, ई सेल दिया, ठीक है, फीमेल आपने तैयार कर ली। ठीक है। लेकिन मेल को आपने कैसे तैयार करना है? असल टॉपिक हमारा जो डेड एंड सेल का पहला टॉपिक आता है, वो हमने मेल को बूस्ट करना होता है। मेल का एम्ब्रियो तगड़ा होगा तो इंशाल्लाह 40 से 50% डेड सेल का मसला इधर तक खत्म हो जाएगा। अदर रीज़न होंगे, वो रीज़न खत्म हो जाएगा कि अंडा चला है, फर्टाइल हुआ, अंडा चला है और थोड़ा सा चल के 10-12 दिन अंडा घुल गया, ऐसे ही है। ऐसे या ग्रीन हो गया या येलो हो गया। आधा चला है, फर्टाइल हुआ है, ऊपर से आधा जो है ना वो चल रहा है, नीचे से डेड है, और उधर से वो भी डेड हो गया। ये एम्ब्रियो वीक होने की सबसे बड़ी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा जो डेड एंड सेल है, जो बाकी अदर रीज़न है, उसके अंदर सॉफ्ट नेस्टिंग का मसला है, थोड़ी नेस्टिंग का मसला है। उसके बाद नेस्टिंग के अंदर अंडा जब मादी अंडा ले करती है, मादी अंडों के ऊपर बैठती है, हाफ अंडा नीचे दब जाता है, हाफ अंडा ऊपर होता है। वो मादी रोटेट नहीं करती अंडे को, तो ऊपर से अंडा चलता रहता है, नीचे से अंडा डेड हो जाता है। वो एक दूसरा रीज़न ये होता है। मुझे नेस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है नेस्टिंग, हाँ जी, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेज हैं। है। डेड एंड सेल की एक स्टेज नहीं, डेड एंड सेल जो मेरे एक्सपीरियंस में 10 से 12 स्टेजेस मैंने देखी है इसकी। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से डेड एंड सेल होता है। उसके बाद तीसरा जो है ना, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाना या कम हो जाना, अंडे का एग शेल ड्राई हो जाना या हार्ड हो जाना, ये मुख्तलिफ। ड्राई हो जाएगा अंडा, जो जब ड्राई हो गया तो उसके अंदर जब अंडा ड्राई होता है उसका छिलका बहुत बारीक हो जाता है। सही है। जब बारीक छिलका होगा तो मोस्टली हम लोग बॉक्स को खोलेंगे, देखने के लिए करेंगे, मादी अंदर बाहर होगी, अंडा टूट भी सकता है। डेड सेल होना तो अगली बात है ना, अंडा टूट भी सकता है। बच्चा सर्वाइव करना उसके अंदर नामुमकिन है। 30 से 40% मसला रेशो होती है जो उसके अंदर बच्चा सर्वाइव। एग शेल का हार्ड हो जाना, सही है। ज़्यादा कैल्शियम की ज़्यादती, D3 की ज़्यादती, मादी को मसलन एक्स्ट्रा हमने मेडिसिन चला दी, उससे एग शेल मोटा आ गया, एग शेल हार्ड हो गया, मादी नहा के ऊपर बैठी, उससे भी डेड सेल आएगा। एग शेल जो है ना गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, उससे भी ये जो है ना मामला बनेगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो रीज़न आजकल हमें देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ शेड के अंदर मुख्तलिफ रात को लोग अक्सर कोई लाइट बंद कर देते हैं, कोई मुख्तलिफ मामला कर देते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लाइट बंद करो आप, जानवरों को रेस्ट होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जानवर, कोई भी जानवर है ना, मतलब ख़ास तौर पे लव बर्ड के अंदर जो हम लोग लव बर्ड ब्रीड करवाते हैं, इनके अंदर सबसे बड़ा कॉमन मसला ये है कि आप लोग लाइट को डिम करें, ना कि लाइट को बिल्कुल ऑफ कर दें। सही है। कोई एक लाइट, चाहे वो मच्छर वाली लाइट है, चाहे दूसरी को लाइट है, 0 वाला बल्ब नहीं, कम से कम अगर आपकी लाइट 100 वाट का बल्ब है तो वो 20 वाट तक ले आए उसको। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात बनती है, नॉर्मल है, जिसके अंदर ह्यूमन एरर है, हम लोग मुलव्वस हैं, जिस वजह से ये मामला बन रहे हैं। बट अब अगर जैसे अभी हमारा रात का टाइम हो गया है, हमने शेड की लाइटें क्लोज करनी है, तो हमने चेक नहीं किया होता कोई मादियाँ बाहर हैं या अंडे पे बैठी हैं या नहीं बैठी, हमने डायरेक्ट लाइट ऑफ कर दी। ये भी एक वजह है कि इसकी वजह से अंडे वगैरह हमारे बिल्कुल होगा। अगर खुदा ना खास्ता मादी को उस लाइट के अंदर एडजस्ट होते हुए आधा घंटा लगेगा। सही है। जब लाइट आप ऑफ करेंगे ना, आप भी देखो कभी लाइट में बैठे होंगे ना,
तो एकदम लाइट बंद को आपको आसपास में अंधेरा नजर आएगा और आपकी ब्लाइंडनेस आगे आ जाएगी, आप ब्लाइंड हो जाओगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा उसी लाइट में। बिल्कुल ऐसे ही। आपका दिमाग जब आपको ऑर्डर करेगा ना कि लाइट इतनी होती है भाई, इसी में देखना, फिर आपको चीज़ें भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी हल्का हल्का, एक दूसरे को आप देख भी पाओगे। जानवरों का हिसाब यही होता है कि थोड़ी देर के लिए ये ब्लाइंड हो जाता है। सही है। वो पता नहीं घंटे के लिए ब्लाइंड हुआ है, आधे घंटे के लिए ब्लाइंड हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न है। सही है। इसीलिए मेरा तो मानना ये है कि लाइट को डिम होना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए। सही। अच्छा, एक चीज़ देखी जाए, अगर जैसे कि मच्छर भी काटते हैं, बच्चों को काट जाते हैं, या इस तरह के एलिमेंट्स बन जाते हैं, लाइट बंद के अंदर ज़्यादा काटते हैं कि लाइट थोड़ी चल रही हो, इससे मच्छरों के ऊपर भी कोई असर रहता है लाइट पे? अभी लाइट देखो ना, हम लोग तो ज़्यादातर वो जो मॉस्किटो किलर वगैरह होते हैं, लाइट्स वगैरह होती है वो लगी होती है। ऐसे ही शेड की लाइट अगर बंद भी करते हैं वो चल रही होती है। ठीक है। तो मच्छर का तो खैर सीन ही नहीं है। सही है। डब्बे के अंदर मच्छर चला था, जी जी। वो डेंजरस है। अगर बच्चे निकले तब भी डेंजरस है, बच्चे नहीं भी निकले तो वो भी डेंजरस है। और इसके नेस्टिंग के अंदर एक बड़ी वजह है कि हमारे नेस्टिंग के अंदर जो इसकी जो होती है ना अपना बीठे वगैरह होती है, बर्ड की बीठे वगैरह होती है, वो भी ज़ाहिर है एक साइड पे करता जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे माइट्स वगैरह पैदा होते हैं। माइट्स भी देखे गए कि अंडों को डेड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा। नज़र नहीं आ रहे होते, बाद में माइक्रो माइट्स होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन ये एग शेल अगर देखेंगे ना, एग शेल के अंदर अगर माइक्रो से देखेंगे उसके अंदर आपको सुराख भी नजर आएंगे जिससे ऑक्सीजन अंडा ले रहा होता है। सही है। लेकिन हम लोग समझते शायद नहीं होता, सिस्टम में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे तजर्बे में तो ये चीज़ देखने आई है। बाकी दोस्तों से सुना भी है, डॉक्टर से बातचीत हुई है, तो उन्होंने एक रीज़न ये भी बताया कि इसके अंदर भी एक रीज़न ये हो सकता है। सही है। तो इसके अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसके साथ तो फिर ये भी इफेक्ट हो सकता है ना कि अगर आपके बॉक्स प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं है या इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कुछ है, वो भी अंडों के अंदर जा सर इसके मैंने तोड़ निकाले हैं, पंजाबी के अंदर टोट के लाए हैं। अच्छा। तो इसका सबसे अच्छा जो टोटका मुझे नज़र आया ना, हम लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं नेस्टिंग के अंदर ना। अच्छा। मैं लहसुन की 2 से 3 तुड़ियाँ जो होती ना, स्लाइड्स होती जो, वो मैं इनके कॉर्नर में दबा देता हूँ। सही है। उसकी एक स्मेल बनती है अंदर। ऐसे ही है। वो छोटा मच्छर तो कम से कम नहीं अंदर आता। और माइट्स भी मैंने देखा है काफ़ी हद तक माइट्स भी कंट्रोल हुए हैं स्मेल की वजह से। और दूसरा मैं लूसन का इस्तेमाल हर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक दफ़ा करता हूँ। नेस्टिंग के अंदर बच्चे निकले और अंडे निकलो, 3 से 4 इंच का काट के लूसन, ये सब्ज़ चारा कहते हैं हम, सही 3 से 4 इंच का काट के मैं डालता हूँ। उससे ये होता है नेस्टिंग के अंदर ले जाते हैं वो जो कमी कुताई होती है थोड़ी बहुत नेस्टिंग के अंदर, वो स्टिकें वगैरह बन जाती 3-3, 4-4 इंच की, जानवर रखता जाता है अंदर, और उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल भी अच्छा हो जाता है। सही है। अगर ड्राइनेस है ह्यूमिडिटी लेवल भी अच्छा हो जाता है। एग को जो नमी चाहिए कुदरती चाहिए, मादी अगर नहीं नमी दे पा रही, मादी का दायरा पसीना ही होता है जो उसके लिए नमी साबित होता है। ऐसे ही है। बर्ड को अंडे के लिए, तो उसके जरिए लूसन के जरिए काफ़ी हद तक ये बैलेंस हो जाता है। सही। अच्छा भाई साहब, ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो एक सेटअप के अंदर इंसान को कितनी ह्यूमिडिटी मैनेज रखनी चाहिए ताकि डेड इन सेल? सर मेरे हिसाब से 45 प्लस, ठीक है, 65 नीचे इसके दरमियान में अगर इसके दरमियान में चलता तो बेस्ट है। ठीक है। तो ये आप जो टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिटी मीटर जो सा जिसके अंदर आ रहा होता है, ये कितना ज़रूरी है लॉफ्ट के अंदर? सर जी एक नहीं लगा होना चाहिए, 2 लगे होने चाहिए। अच्छा, 2 लगे। ह्यूमिडिटी मीटर इसका चक्कर ये है कि जिस कॉर्नर में आप लगाए वो उस कॉर्नर का बता रहा है। सही है। एक तो शेड के मिडल में होना चाहिए, ये सेंटर शेड के सेंटर में होना चाहिए, एक स्टार्टअप पे होना चाहिए, जहाँ से आप इंटर हो रहे हो ना वहाँ पर एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वॉशरूम की दीवार के साथ लगा दें, वो ह्यूमिडिटी सारी ऊपर आपको 60 प्लस ही देगा। सही बात है। वॉशरूम के बाहर अक्सर लोगों की दीवार वही खाली होती है, शेडों के अंदर अगर वॉशरूम है या वैसे कोई दीवार बाहर से आती, जो बाहर से हवा आएगी ह्यूमिडिटी लेवल उधर अच्छा होगा। सही है। शेड के अंदर क्या है, शेड की लास्ट वाली कंध जो दीवार है उसके ऊपर क्या है वो आपको देखना है। सही है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। इसके ह्यूमिडिटी बहुत मैटर करती है, आपने ह्यूमिडिटी अपनी मेंटेन रखनी है, नेस्टिंग मेंटेन रखनी है, बहुत सी चीज़ें जो आपने बताई, अगर इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखा जाए तो मेरा ख्याल डेड इन से काफ़ी मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है ना ये इंतज़ामी मामला है। सबसे पहले हमने ख्याल करना है एम्ब्रियो का। सही है। कि बर्ड का एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी वजह से हमने डेड सेल से आधे से ज़्यादा जो है छुटकारा हम एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग करने से हम पालेंगे। सही है। अच्छा बट थोड़ा सा अगर
दोस्तों को आप गाइड कर दें कि हम मेल के ऊपर क्या काम करें, क्या चीज़ इस्तेमाल करें ताकि उसका एम्ब्रियो आप जो अंडे के अंदर बनता है, यानी कि मेल का जो स्पर्म होता है ना, जो अंडे के साथ जब अंडा फर्टाइल होता है वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बन जाता है, सही या है। एम्ब्रियो ही होता है जिससे अंडा फर्टाइल होता है। अंडा फर्टाइल, ठीक है, आसान जबान में हम ले जाते हैं ना। तो क्या चीज़ इस्तेमाल करें? सर जी इसके लिए मेल ज़ाहिर है, मेल फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा तो विटामिन ई बेस्ड होता है, ई ही बूस्ट करता है इसको। सही है। और इसके साथ B1 B2 B12 यानी कि कोई भी जो है ना विटामिन बी का जो पूरा फार्मूला है उसको देना चाहिए। इसको अच्छी भूख लगे, अच्छा निज़ाम हज़म चले इसका, और अच्छी बसा खुराक लेगा, तगड़ा होगा। और इसको सबसे ज़्यादा विटामिन ई चाहिए होता है, हर वक्त चाहिए होता है। हर वक्त मतलब यार हफ्ते में भी 2 से 3 दफ़ा डालोगे ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारा रवाज हो गया फोस्टर का। हाँ जी, हम बहुत तेज़ी से मेल से काम ले रहे होते हैं। ऐसे ही है। और इनफर्टिलिटी अक्सर लोग कहते हैं यार हमारे अंडे अनफर्टाइल गए, भाई उसको साथ लेने दो, पंजाबी कहते हैं ना, वो साथ लेने दो। मतलब हम लोग सांस तो लेने दिए थे, एक मेल है, 3 फीमेल जुगाड़ लगाई हुई है। तो भाई ठीक है 3 फीमेलें लगाओ, लेकिन उसको खुराक भी वैसी दो, उसको खुराक को हजम करने की सलाहियत उसकी बढ़ाओ, उसको मेडिसिन वो दो जिससे उसकी खुराक जो है वो जितनी खुराक ज़्यादा लेगा उतनी हजम भी करेगा, तो उसके लिए बेहतर है। बिल्कुल सही है। और एम्ब्रियो पे काम करोगे तो आपसे 50 से 60-70% आपका मामला वैसे ही हल हो जाएगा। वैसे ही हल हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी देते हो उस काम चलेगा। लेकिन जब ब्रीड लेनी तो विटामिन ई जो है ना, इनको मुख्तलिफ सोर्स के जरिए दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है मैं भी बता दूंगा आपको मेडिसिन कौन कौन सी जो मैं यूज़ भी करता हूँ और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, मैं भी बता दूंगा आपको। तो वो आप स्क्रीन पर चला दीजिएगा, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा भी होगा, दुआएं भी देंगे इंशाल्लाह। जिसमें लाइजो स्ट्रॉन्ग वगैरह इस तरह की चीज़ें हम जी लाइजो स्ट्रॉन्ग जब भी लेना है, लाइजो स्ट्रॉन्ग प्लस आपने जिंक देना है। जिंक मेल के लिए जिंक जो है ना, एक समझ लें कि बॉडी का 30% जो उसको चाहिए वो जिंक भी है उसके, 70% उसको चाहिए, 50% ई, 20% मल्टीविटामिन, तो आगे 30% उसको जिंक चाहिए। सही है। लेकिन लाइजो स्ट्रॉन्ग प्लस जो है हमारे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। अगर लाइजो स्ट्रॉन्ग प्लस और उसके साथ हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा केबी बूस्टर आप साथ दें उसको। केबी बूस्टर दें। केबी बूस्टर से ये होगा कि मेल के अंदर जो पंजाबी है तोड़ पाने वाली बॉडी जो हो रही है ना, केबी बूस्टर वहाँ पर काम करता है। सही है। और निज़ाम हज़म को अच्छा बना के रखता है। और इनको देखो हफ्ते नहीं 15 दिन में 1 दफ़ा इनको एनरोकोली और एंसीडान भी दे देना चाहिए। सही है। 1 से 2 दफ़ा। और लाइट देना है, बिल्कुल लाइट। ठीक है। इनके जिस्म के अंदर कुछ अगर हम भी यार देखो नॉर्मल काम ज़्यादा कर ले, थकावट होती है तो एक पैनाडोल एक्स्ट्रा उठा के ले ली तो चलो फ्रेश हो गई, बिल्कुल थोड़ी देर बाद खुराक वाला ली तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो इनके लिए भाईजान बूस्टर हमने खुद देने हैं, जिनको हमने केजों में डाला हुआ है। हाँ जी। इनका ख्याल हमने खुद करना है। जंगलों में तो ये अपनी मर्जी से हर चीज़ उठा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बट साहब जैसे आपने एम्ब्रियो पे बात की है ना, यहाँ पे क्लोज भी करते हैं हम अपना वाइंड अप। जब एम्ब्रियो मजबूत होगा उसमें ताकत होगी तो डेड सेल नहीं आएगा। हाँ, मौसमी असरात हो जाए, बेशक ह्यूमिडिटी, काफ़ी हद तक वो चीज़ें बर्दाश्त कर जाएगा। 70 to 80% आप उस मामले से निकल जाओगे, डेड सेल वाले मामले से। एम्ब्रियो तगड़ा होगा, वो डेड होते होते टाइम लेगा। अगर एक दफ़ा भी नेक्स्ट, अच्छा इसमें ये भी होता है कि जब भी बॉक्स खोलो अंडों को रोटेट कर दो, अंडों को रोटेट कर दो खुद ही हाथ से मतलब ऐसे हाथ फेरोगे अंडे रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरफ हाथ फेरोगे रोटेट हो जाएंगे। और अपनी नेस्टिंग को बार बार चेक करते रहो, अंडा धंसता तो नहीं है, अंडा उसके अंदर धंसता तो नहीं है। अगर अंडा धंसता है, जाहिर मादी बैठेगी, वेट आएगा, अंडा नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा भाईजान ये बात 110% कन्फर्म है, 5 में से 1-2 अंडे डेड सेल होने ही होने। सही बात है, क्योंकि मादी प्रॉपर उसको रोटेट नहीं कर पाती। नहीं करती है, जो मादियाँ करती वो तो करती है। हाँ। ये आपको ज़्यादा बेहतर होता है कि ये 1 अंडा हैच करती है, 2 करती है, 3 करती है। आपने वो रीज़न जब तलाश करना, सबसे पहले एम्ब्रियो पे काम किया होगा, वो बात आप 70% क्लियर कर चुके होंगे। 30% में फिर आपने काम करना। बिल्कुल सही बात। जब 30% आपका रिकवर हो गया तो आपकी वैसे ही डेड सेल जो है ना 2-5% है, कोई मसला नहीं यार, इतना अल्लाह दे रहा है तो कोई मसला नहीं है। वो तो इस तरह कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन फ्रेंड माशाल्लाह भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो भट्ट साहब का थैंक यू भी करेंगे। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोस्तों के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। यहाँ पे आपको बताते जाऊँ कि जो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो हमारा होगा, जैसे हमारे बच्चे वगैरह निकलते हैं, पैरेंट्स से हैचिंग आई है, उसमें से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। भाई हमारी मेहनत ये है, महंगे परिंदे लगाए हुए हैं, जब बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं ना तो इंसान का दिल वहाँ से दुखता है कि यार बच्चे अब निकल आए हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एक्सपायर हो रहे हैं। तो भाई ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। हम अगर ब्रीड ले रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो भाई हम
हैप्पी हैं। तो बट साहब के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी टॉपिक आपके माइंड के अंदर हो तो नीचे कमेंट्स में आके लाजमी बताया करें। इस वीडियो के अंदर अगर हमारे से भी कोई कमी कोताही रह गई है तो वो भी लाजमी हमारे साथ शेयर किया करें कि भाई हम इसमें इस चीज़ की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ बने रहेंगे। अपने दोस्तों को इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।